Hello guys, welcome back to our channel part 1 of Reborn for her mysterious husband. Chapter 1 Rebirth। एक बड़ा सा बंगला जिसमें 20 या 30 लोगों की लाशें पड़ी थीं। उसके बीचों बीच एक लड़की की भी बॉडी पड़ी थी, लेकिन वो जिंदा थी। वो लड़की अभी भी मरी नहीं थी, उसकी सांसें चल रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि आध्वी थी, और वो डेड बॉडीज उसके परिवार के लोगों की थी, जिसमें बच्चे भी थे और उसका पति अभीक कपूर भी था और उसका परिवार भी मरा हुआ था। आध्वी की भी सांसें अब रुकने को आई थी, लेकिन तभी वहां पे 7 लोग आते हैं, जिनमें से 4 औरतें थीं और 3 आदमी थे। वो 7 लोग आध्वी और उसके परिवार को देखते हुए मकर की हंसी हेस्ट हुई। आध्वी को और उसके पूरे परिवार को देखते हुए कहते हैं, इन लोगों को यही अनजान होना था। एक लड़की जो करीब होगी 25 साल की, वो आध्वी के पास जाके उसके सर को ऊपर उठा के कहती है, बहुत शौक था तुझे मेरे प्यार से। ओ सॉरी, वो प्यार तो मैं सिर्फ अपने निक्की से करती हूँ, अभी को तो बस उसकी प्रॉपर्टी के लिए पाना चाहती थी, पर तू बीच में आ गई। लेकिन अब तो मैंने उन सब को ख़त्म कर दिया जो तुझे अभी की ज़िंदगी में लाए थे। फिर वो आध्वी को छोड़ देती है, जिससे उसका सर फ्लो से टकराता है। अब आध्वी उन सब की बातों को सुन के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन लोगों लाने वाली भी वही थी और खुद के परिवार को मौत के मुंह में डालने वाली भी वही ही थी। उसने अब अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने इन लोगों की मदद की। उस दिन इन लोगों को तो वहीं पे मरने देना चाहिए था। तभी उसको लगता है कि जैसे उसकी सांसें अब धीमी पड़ रही है, तब वो अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में उन लोगों से कहती ही कि जितनी बहरमी से उन लोगों ने उसके परिवार को मारा है ना, और जिस तरह से उन लोगों ने उसके साथ धोखा किया है, अगर उनके साथ भी उससे भी ज़्यादा बुरा ना हो तो देख लेना, मेरा भगवान इतना भी बुरा नहीं हो सकता कि वो तुम जैसे राक्षसों को जितने दे। और इतना कहते कहते उसके सांसें अब रुक जाती है और उसकी पलकें भी बंद हो जाती है। तभी एक बूम की आवाज़ आती है, जिसके साथ ही एक लड़की अपने कमरे में चिल्लाती है कि नहीं। तभी वो लड़की खुद को देखती है और अपने आसपास देखती है तो पता है कि वो तो अपने कमरे में है, लेकिन कैसे, वो तो हॉल में थी ना, और वहाँ सब तरफ बस खून ही खून था। और उसकी चोटें वो तो कितनी गहरी थी, अगर किसने उसको बचाया भी तो वो इतनी जल्दी तो ठीक नहीं हो सकती है। फिर वो बिना ध्यान दिए कमरे से बाहर निकल कर सीढ़ियों से होती हुई हॉल में आ जाती है, जहाँ पे वो अपने परिवार को सलामत पाती है। सभी बच्चे खेल रहे थे और सभी बड़े अपने में व्यस्त थे, और उसके नंद और देवर भी वहीं पे थे। कि तभी एक बच्ची उसको देख के, अरे मामी आप उठ गई और आप अब ठीक हो गई ना, अब आप हम सबके साथ खेलेंगे ना। उसकी बात सुन के सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। सब उसको घेर के खड़े हो जाते हैं और उसको पूछने लगती है कि तुम ठीक हो ना, तुम बेहोश हो गई थी, हम सब तो डर ही गए थे। आध्वी उनकी चिंता देख के रोने लगती है और मन में कहती कि ये लोग तो मेरी छोटी सी चोट के लिए परेशान हो रहे हैं, और उसने तो सबको लगभग मार ही दिया था। सब उसको रोते देख के घबरा जाते हैं और उसको चुप करने लगते हैं। अंडस्को तभी आध्वी कहती कि वो आप सबको देख के इमोशनल हो गई थी, इसके लिए रो रही है। तभी सब उसको अजीब नज़रों से देखते थे और कहते हैं कि लेकिन अभी 2 घंटे पहले तो तुम नीचे आई थी और फिर अचानक बेहोश हो गई। आध्वी को ऐ सुन के एक और झटका लगता है, तो वो नैना से पूछती है कि आज की तारीख क्या है। नैना, जो अभीक के चाचा की बेटी थी, मतलब आध्वी की नंद थी, वो कहती है कि आज की तारीख 5 मार्च 2024 है। क्यों? अबे सुन के तो आध्वी पर एक बहुत बड़ा बम फूटाता है और वो सोचती है कि वो 6 महीने पीछे चली आई है क्या। लेकिन उसके और उसके घरवालों के साथ जो सब हुआ वो सच था। उसने उस दर्द को महसूस किया था, उसने अपने सामने अपने अपनों को मरते देखा था, जिनको वो लोग बहुत बेरहमी से मार रहे थे। यहाँ तक कि वो उन मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे थे। याद करके वो अपने मासूम 5 बच्चों को देखती है जो उसको ही टुकुर टुकुर देख रहे थे, और वो उनको अपने गले लगा के उन सबको प्यार से चूमने लगती है, जैसे कि खुद को यकीन दिला रही हो कि सब लोग ठीक हैं। तभी उसको कुछ याद आता है कि आज के दिन तो कि तभी बाहर बहुत सारी गाड़ियों की रुकने की आवाज़ आती है, जिसे सुन के आध्वी समझ जाती है कि कौन आया है। आगे चले उसके पहले हम अभीक के परिवार से मिल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। कोष्टक कपूर फैमिली एशिया की सबसे अमीर फैमिली, जिसका वारिस है अभीक कपूर। अभीक कपूर की पत्नी आध्वी कपूर इस कहानी की नायिका। कल्याण कपूर और ज्योतिका कपूर आभीर के दादा और दादी। मनीष कपूर और रितिका कपूर अभीक के माँ और पापा।
मीना कपूर और जनक कपूर, अभीक के चाचा और चाची। साल्वी मल्होत्रा और निहाल मल्होत्रा, अभीक बहन और जीजा, इनके 2 बच्चे हैं। वाणी मल्होत्रा और समीर सैम मल्होत्रा, एक 6 साल की और दूसरा 10 साल का। पीयूष कपूर और जानवी कपूर, अभीक का भाई और बहन जो उनसे छोटे हैं। सोनल कपूर, नैना कपूर, रौनक कपूर और लव कपूर, अभीक के चाचा के बच्चे। सोनल की शादी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे भी हैं। दिव्यांश मित्तल और सोनल मित्तल, दोनों को एक 9 साल की बच्ची है या 2 जुड़वां बच्चे हैं, 5 साल के, दोनों ही लड़के हैं। आरव और आरांश मित्तल, आराध्या मित्तल। यह अभीक की परिवार अब और आध्वी के परिवार के बारे में बाद में बतायूंगी। पहली कहानी पर चलते हैं। बाहर गाड़ियां रुकने की वजह से सब लोग अब बाहर की तरफ जाने लगते हैं। इतना सारा गाड़ियों का काफिला लेके कौन आया है भाई? सब अब मेन गेट की तरफ आ गए थे देखने के लिए कि कौन आया है। उनके साथ आध्वी भी आ गई थी और वो भी मेन गेट की तरफ देखती है, जहां से एक एरोगेंट व्यक्ति अपने साथ अपने असिस्टेंट को लेके आ रहा था, जो और कोई नहीं बल्कि अभीक कपूर ही था, जो ब्लैक कलर के सूट में एकदम धांसू लग रहा था। वो वहां से अपनी एरोगेंट चाल में घर के अंदर एंटर करता है और सबसे पहले अपने दादा और दादी के पैरों को छूता है और फिर अपने माँ और पापा के पास जाके उनको गले लगता है। वो अपने चाचा और चाची के साथ भी गले लगता है और फिर अपने भाई और बहनों से भी मिलता और फिर उसके भतीजियों और भतीजों से भी मिलता है और उन्हें उपहार भी देता है। सबसे मिलकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। तभी दादी उसको रोक के कुछ कहती है कि अपनी बीवी से भी मिल लो, जो 1 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभीक दादी की तरफ देख के, मुझे भूख लगी है तो मैं ताज़ा होने जा रहा हूँ, उसे कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा खाना रूम में लेके आए, क्योंकि मुझे सबके साथ खाने की आदत नहीं है, आपको पता है। उसका जवाब सुन के तो आध्वी को शौक लगता है, क्योंकि पिछली बार ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। दादी की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे कहती है, सुना आपने, अब जाए अपने पति के लिए खाना लेके रूम में। आध्वी दादी की बात सुनकर मैं सर हिला देती है और किचन की तरफ खाना लेने चली जाती है। सब लोग उसको देख के मुस्कुरा देते हैं, फिर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। आध्वी खाना लेके रूम में पूछती है कि तभी कुछ ऐसा होता है कि उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। तो क्या हुआ है आध्वी के साथ कमरे में, किस वजह से वो शॉक हो गई है? चैप्टर 2, आध्वी और अभीक। आध्वी कमरे में आके देखती है कि अभीक कमरे में ताज़ा होके किसी से बात कर रहा है, लेकिन उसने अपनी कमर पर श्रीफ तुवाल लपेट रखा था, जिसे देख के पहले शौक हो जाती है, क्योंकि एक तो अभीक उसके पास 1 साल बाद लौटा था, इसलिए वो इस कमरे में अकेली ही रहती थी, जिसकी वजह से उसका अभीक को ऐसे अपने कमरे में देखना थोड़ा चौंका देने वाला था। लेकिन फिर उसको याद आता है कि वो उसका कमरा नहीं है, अभीक का ही तो है, टू वैसे ही गुमेगा ना, ऊपर से उसका पति भी है। फिर वो खाने की थाली वही टेबल रखे के अभीक से कहती है कि आपका खाना मैंने यहाँ पे रख दिया, प्लीज़ खा लीजिए। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, तभी अभीक की आवाज़ आती है, कहाँ जा रही हो, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है। आध्वी उसकी बात सुन के अपना सर नीचे की तरफ करके कहती है कि मैं आपकी नौकर नहीं हूँ, बीवी हूँ, जो आप मुझे जो बोलोगे वो करना पड़ेगा। अभीक उसके पास आके कहता है, पर बीवी तो होना और बीवी को अपने पति की सारी बात मनानी पड़ती है, तो जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती, और खुद कपड़े पहनने के लिए चला जाता है। आध्वी उसकी बात सुन के ज़्यादा शौक नहीं होती, पर उसको थोड़ा झटका जरूर लगता है, क्योंकि पहली बार अभीक उसके करीब तो आता था पर पति होने के नाते, लेकिन इस बार उसको अभीक की आंखों में कुछ तो अलग था। फिर वो उन बातों को झटकते हुए बिस्तर पर बैठ जाती है और अपने मरीजों की रिपोर्ट देखने लगती है। आध्वी भले ही मध्यवर्गीय परिवार से थी, लेकिन वो पढ़ने में बहुत होशियार थी, जिसकी वजह से वो आज भारत की सबसे अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट थी, जो उसका सपना था। वो अपने मरीजों की रिपोर्ट देख रही थी कि तभी अभीक कपड़े चेंज करके आता है और सोफे पे जाके बैठ जाता है, जहां उसके लिए आध्वी ने खाना रखा था। वो वहां जाके आध्वी को देखता है जो अपने काम में व्यस्त थी, फिर खाने को देखता है। खुद पर किसी की नज़रों को बर्दाश्त कर आध्वी भी उस दिशा में देखती है, तो देखती है कि अभीक उसको ही देख रहा है। तो वो उससे पूछती है कि आपको कुछ चाहिए? अभीक कहता है, हाँ तुम, जिसे सुन के आध्वी कहती है, मैं चाहिए, मैं तो यही तो हूँ।
अभीक उसको अपने बाजू में इशारा करते हुए यहाँ पे चाहिए तुम मुझे, फिर वो अपने खाने का थाली के ऊपर से प्लेट उठाता है। आदवी उसकी बात सुन के उसके बाजू में आके बैठ जाती है। अभीक उसको खुद को फीड करने के लिए कहना है और खुद अपनी एक फाइल देखने लगता है। आदवी उसकी बात सुनते हुए कहती है आपके भी तो हाथ हैं और मुझे भी अपना काम करना है। अभीक उसकी बात सुन के उसको गुर्रता है तो आखिरी चुपचाप उसको खिलने लगती है, क्योंकि उसको अभीक के गुस्से से बहुत डर लगता था। अभीक भी उसके हाथ से खाने लगता है और बीच बीच में उसकी उंगलियों को काटता भी है जैसे अपना गुस्सा दिखा रहा हो, लेकिन आदवी उसको कुछ कहती नहीं है और चुपचाप खाना खिलाती रहती है। अभीक खाना खत्म करके खड़ा हो जाता है और आदवी को कहता है, अभीक मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ज़्यादा लेट हो जाऊँ तो इंतज़ार मत करना। आदवी उसकी बात पर सिर हिला देती है और खाने की थाली लेके नीचे चली जाती है। अभी भी उसके पीछे पीछे नीचे आता है और उसका असिस्टेंट जो वही नीचे उसका इंतजार कर रहा था उसके साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। अभीक के जाने के बाद आदवी कमरे में आती है और अपना लैपटॉप लेके कुछ खोजने लगती है। आदवी खुद से कहती है कि मुझे उन 7 लोगों के बारे में पता लगना होगा कि कौन वो लोग और क्यों मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। क्यों उन्होंने ने मेरे परिवार को मारा। पिछली बार मेरे हाथों उनके परिवार का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मैंने उनकी मदद की, लेकिन उन लोगों ने तो मेरा ही फ़ायदा उठा लिया और मेरे कहते कहते हुए वो रोने लगती है क्योंकि उसको सब कुछ याद है जो आ रहा था। फिर उसे याद आता है कि करीब 3 महीने बाद ही वो लोग उससे मिले थे, तो इस बार भी वो उससे 3 महीने बाद ही मिलेंगे, लेकिन इस बार उसे उन लोगों को पहले ढूंढना होगा क्योंकि इस बार वो कोई जोखिम नहीं ले सकती। इस बार जो अपने परिवार को एक खरोच भी नहीं आने देगी, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी क्यों ना कर पड़े। तभी उसको कुछ याद आता है और वो किसी को कॉल लगाती है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसका नाम था कपूर इंडस्ट्री, जी हाँ एक कपूर इंडस्ट्री थी। उसके सबसे ऊपर के फ्लोर पर एक केबिन में अभीक सीईओ की कुर्सी पर बैठा था और अपने असिस्टेंट से कंपनी की प्रगति के बारे में जान रहा था। तभी अभीक के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है तो वो देखता है कि किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा है, तो थोड़ी देर देखता है फिर उठा लेता है। वो फ़ोन को कान पे लगा के हेलो बोलता है तो सामने से एक प्यारी आवाज़ आती है कि हेलो, जिसे सुनकर अभीक समझ जाता है कि किसका कॉल है। तो अभीक अपने एरोगेंट आवाज़ में कहता है बोलो। तो सामने से आदवी बोलती है कि आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है, जिसे सुन के अभीक साफ साफ जवाब देता है नहीं। तो आदवी कहती है कि ऐसी कोई लड़की जो आपके पीछे पड़ी हो। अभीक कहता है कि तुमने श्रीफे पूछने के लिए मुझे कॉल लगाया है। तो आदवी चौंक के अरे मुझे काम था इसके लिए पूछ रही हूँ। और फिर आदवी फटाफट से कॉल काट देती है, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं अभीक भी गुस्सा ना हो जाए और उस पे चिल्लाने ना लगे। अभीक अपना फ़ोन देख के कहता है अजीब लड़की है। आदवी अब सोचती है कि अब कैसे पता लगाऊं उन लोगों के बारे में, वो मुझे मिले तब तक मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। फिर वो किसी ऐसे को फ़ोन लगाती है जिसे इन सब की जानकारी हो और आसान से उन लोगों को बारे में पता लगे। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी पड़ा हुआ था जिसे जंजीरों से बांधा हुआ था। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसने अपना फेस कवर किया हुआ था। वो उस आदमी के पास जाके कहती है कि देख कैसे अब तेरी उस बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर तू हूँ। तभी वो आदमी उसको कहता है तुम उसका कुछ नहीं बिगड़ सकती क्योंकि उसके पास वो है जो उसको कुछ नहीं होने देगा, उसने मुझसे वादा किया है, समझी तुम। उसकी बात सुन के वो लड़की कहती है कि तेरी बेटी दूसरे के चीज़ों पर हाथ मार के बैठी है और तू जिसकी बात कर रहा है ना वो मेरा है और तेरी बेटी ने उसको मुझसे छीन लिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं कुछ ऐसा करूँगी कि तेरी बेटी की रक्षा करने के लिए जो रक्षक बेट है ना उन्हें ही ख़त्म कर दूंगी, सब तबाह कर दूंगी मैं। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है जिसे देख के कोई भी कह सकता है कि यह लड़की ज़रूर साइको होगी जो ऐसा कर रही है। चैप्टर 3 स्केचेस ऑफ एनिमीज़। आदवी ने और किसी को नहीं अभीक के लेफ्ट हैंड विराट को कॉल लगाया था जो एक एजेंट था, वही सारी जानकारी अभीक तक पहुंचाता था, वो फिर चाहे किसी की भी हो। आदवी विराट को कॉल लगती है और थोड़ी देर में ही विराट कॉल उठा के हाँ बोला, ये भाभी, अगर हम आपसे कहते हैं कि मुझे किसी की जानकारी निकलनी है तो क्या आप मेरी मदद करेंगे। विराट, अरे आप बस ऑर्डर करो, मुझे अभी आपको जिसकी भी जानकारी चाहिए वो दे देता हूँ। आदवी,
असल में मेरे पास उनकी कोई भी चीज़ है, मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे तुम उन लोगों जानकारी निकाल सको। विराट, मतलब आदवी, मतलब तुम्हें रैंडम किसी भी व्यक्ति की जानकारी मुझे देनी होगी। विराट, लेकिन मैं बिना किसी निशानी के किसी इंसान को कैसे ढूंढ सकता हूँ? आपके पास कुछ तो होगा, उनकी तस्वीर, उनका नाम, पता और कुछ जिनसे उनका पता लग सके। आदवी, कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं उन्हें पहचान सकती हूँ। विराट, तो आप एक काम करिए, सनशाइन कैफ़े में आ जाइए जहाँ से मैं और आप एक कलाकार के पास जाके उस इंसान की तस्वीर बना ले। आदि के आंखें ये सुन के तुरंत चमक उठती है और मैं अभी आती हूँ कह के वो फ़ोन रख देती है। और फिर वो तैयार होके सनशाइन कैफ़े के लिए निकल जाती है। वो विराट को जानती थी क्योंकि विराट अभीक का एजेंट होने के साथ साथ उसका फैमिली फ्रेंड भी था, तो वो अक्सर घर आया करता था और विराट और आदवी की बहुत अच्छी बनती थी। आदवी ने एक क्रीम कलर की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी जिसकी पतली कमर एकदम दिखाई से रही थी, और साड़ी में उसकी कमर की शेप कुछ ज़्यादा सेड्यूसिंग लगती थी। आदवी अपनी कार लेके सनशाइन कैफ़े की तरफ निकल जाती है और वो घर पे अपनी माँ, मतलब अभी की माँ, वैसे तो वो दोनों की माँ हुई तो आदवी की भी माँ ही कहूगी, ठीक है, को बता के जाती है कि वो बाहर जा रही है और 3 या 4 घंटे में आ जाएगी। आदवी अब कैफ़े पहुंच जाती है जहां पे वो एक टेबल पर जाके बैठ जाती है और अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करती है और पाइन लगती है और उन 7 लोगों के चेहरों को याद करने लगती है। 15 या 20 मिनट में वहां पर एक 25 या 26 साल का लड़का आता है जिसके बाल लंबे थे और भूरे रंग के थे और एकदम सिल्की थे और उसकी आंखें भूरी थी जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी और डरा भी सकती थी, क्योंकि उसका ऑरा बहुत ज़्यादा डरवाना था, जो और कोई नहीं विराट मलिक ही था। विराट जहां आदवी बैठी उस टेबल पर आके बैठ जाता है और उसको हेलो बोलता है। उसके बाद आदवी उसको सारी चीज़ बताती है, लेकिन वो पुनर्जन्म के बारे में कुछ नहीं बताती क्योंकि वो अभी तो किसी को नहीं कह सकती कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन वो विराट को कहती है कि कोई है जिससे उसे और उसके पूरे परिवार को खतरा है और उसे उन लोगों को ढूंढना है जिसके लिए उसे विराट की मदद की ज़रूरत है। तो विराट उसकी बात सुन के कहता है कि वो शरीफ आपकी और अभीक की नहीं, मेरी भी फैमिली है, अगर मेरे परिवार की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे तो मैं उसकी आंखें ना निकाल दूं। आदवी उसकी बात सुन के मुस्कुरा देती है। आदवी फिर विराट से कहती है, प्लीज़ तो मैं बात अभीक को या किसी और को मत बताना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सब खामखा परेशान हों। विराट उसकी बात सुन के सर हिलाता है और फिर दोनों वहां से स्क्रैच आर्टिस्ट के पास उन लोगों के आधा सा आधा रुपये की मात्रा चॉइस बनाने के लिए चले जाते हैं। आदवी वहां जाके उस कलाकार को उन लोगों का हुलिया बताती है और वो कलाकार उसके कहे अनुसार तस्वीर बनाने लगता है जिसमें बहुत समय लगता है, जिसे लगभग उनके 6 घंटे बीत जाते हैं और रात के 8 बज जाते हैं तब जाके सब लोगों की स्क्रैच बन के तैयार हो जाती है। आदवी उन लोगों की तस्वीरों को देखने जाने वाली होती है, तभी उसके घर से कॉल आती है। सामने से नैना कहती है कि भाभी आपने तो 3 घंटे तक का बोला था, अभी तक आए नहीं, माँ और बड़ी माँ परेशान हो रही है। तो आदवी जवाब देती है कि सॉरी बच्चा, एक अर्जेंट पेशेंट आ गया, इसके लिए मैं अभी निकल ही रही हूँ, मैं 20 मिनट में घर पहुँच जाऊँगी, ठीक है कह के वो फ़ोन रख देती है और विराट से कहती है कि तुम इन लोगों का प्लीज़ पता लगा लेना, मुझे अभी जाना होगा वरना घर पर सब परेशान हो जाएंगे। विराट उसकी बात पे सर हिलाता है और उन तस्वीरों को अपने साथ ले लेता है और उसे कहता है कि चलो मैं आपको घर पहुंचा देता हूं, तो आदवी भी सर हिला देती है। आदवी और विराट घर पहुंचते हैं तो प्रिया जी आदवी को डांटते हुए, बेटा आपकी तबीयत सुबह से खराब है तो आप क्यों गई हॉस्पिटल, मना किया था ना, मुझे लगा किसी दोस्त से मिलने जाना होगा इसलिए अनुमति दे दी थी आपको, लेकिन देखो आपने कितना लेट कर दिया, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, जाओ हाथ धो के आओ, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। आदवी उनको शांत करते हुए, बस भी करो माँ, और कितना डांट जी, थोड़ा काम आ गया था, और रही बात खाने के तो अभी ताज़ा होके आती हूँ, बस फिर आप अपने हाथों से खिलाना। फिर आदवी ताज़ा होने चली जाती है। फिर प्रिया जी का ध्यान विराट की तरफ जाता है जो वहाँ खड़ा था। वो कहती, तुम कब आए, मेरा ध्यान तो तुम पर गया ही नहीं, सॉरी बेटा, आवो आवो और अंदर आवो। विराट, अपनी बेटी से ध्यान हटाएगी तब बेटे पर जाएगा ना। प्रिया जी उसकी बात सुनते हैं, उसका कान पकड़ते हुए उसको अंदर लेते हुए, अच्छा बच्चू माँ से पंगा। विराट अपना कान छुड़वाते हुए, हैं माँ बस करो, दर्द हो रहा है, भाभी को दांत के मन नहीं भरा जो मेरी कान उखाड़ रही हो।
प्रिया जी उसके कान को छोड़ते हुए कहती हैं, माँ का दिल तो कभी अपने बच्चों से नहीं भरता। फिर प्रिया जी विराट को भी फ्रेश होने के लिए कहती हैं। ज़्यादातर विराट भी यहाँ पे रहता, जिसकी वजह से उसका कपूर विला में भी एक रूम था। आदवी बाथ लेके टुवल अपने शरीर पर लपेट लेती है और ऐसी ही बाहर निकल जाती है बाथरूम से, लेकिन वह बात तो भूल ही गई थी कि अब उसके साथ एक उसको कच्चा खा जाने वाला शैतान रहता है। आदवी बाहर आके मिरर के सामने आके खुद के बाल हेयर ड्रायर से सुखाने लगती है, लेकिन तभी कोई उसके कमरे को खोल के अंदर आता है तो वो उसकी तरफ देखती है और ड्रायर उसके हाथ से छूट जाता है, क्योंकि वहाँ पे अभिक खड़ा था, जो एक तक उसको ही देख रहा था। क्योंकि आदवी ने श्रीफ टॉवल लपेट रखी थी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर दिख रहा था, क्योंकि वह काफ़ी छोटी थी। आदवी खुद को छुपाने के लिए पलट जाती है और अपने हाथ अपनी छाती पर रख लेती है। ऐसा नहीं था कि वो दोनों फिजिकल नहीं हुए थे, लेकिन वो तो अपने पिछले जन्म में हुए थे ना, और ये बात तो श्रीफ आदवी को ही पता थी। और ऊपर से अभीक की आंखें जो आदवी को कामुक नज़रों से देख रही थी, उसे आदवी को तो शर्म आनी ही थी ना। अभीक आदवी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और उसके कदमों के आवाज़ से तो आदवी की धड़कनें बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, जो कमरे में बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी। अभीक अब आदवी के पेट को पकड़ते हुए अपनी तरफ खिंचाता है, जिसे आदवी अभीक के सीने से चिपक जाती है और अभीक के इस एक्शन से तो आदवी की जान ही हलक में आ जाती है और वो कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। चैप्टर 4 ए फ्यू फ्लैशबैक्स। आदवी को खुद से चिपकाने के बाद अभीक उसे अपनी कर्कश आवाज में कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि अब तुम्हारा पति भी इस रूम में रहता है। लेकिन छोड़ो, मुझे कोई समस्या नहीं है तुम्हारे ऐसे घूमने से, पर तुम्हें अब समस्या जरूर होगी, कह के वो उसको अपनी तरफ पलटाता है। आदवी जिसने अपनी आंख को बंद कर रखा था, वो उसकी बात सुन के बंद आंख से ही कहती है, सॉरी वो मैं भूल गई थी, अगली बार याद रखूंगी। अब भाई अभीक की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि उसकी कर्कश आवाज भी आदवी को डरावनी लग रही थी, जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो और अभीक उसे उसकी सजा देगा। अब आदवी कौन समझाया कि उसका हस्बैंड उसके साथ रोमांस कर रहा है, लेकिन वो थी कि कुछ और ही खिचड़ी पका रही थी। वैसे उसकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि पिछली बार उन दोनों को बीच पति और पत्नी का रिश्ता तो था, लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे के बिल्कुल भी करीब नहीं थे, जैसे दूसरे कपल्स होते हैं। आदवी को उस समय हमेशा ऐसा लगता कि अभीक सिर्फ अपनी शारीरिक ज़रूरतों के लिए उसका पास आता है, और उससे हमेशा बात खटकती कि बाकी लड़कियों के पति की तरह वो भी उसके साथ वैसे क्यों नहीं रहता। वो भी चाहती थी उसका पति उसको प्यार करे, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखे, लेकिन अभीक और उसके बीच ये सब तो छोड़ो, बातें भी बहुत कम होती थी। अभीक कभी उस पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता था, और उससे फ्लर्ट करना और वो भी ऐसे तरीके से बात तो उसको हजम ही नहीं हो रही थी। अभीक कभी उसको बिस्तर पर भी छेड़ता नहीं था जब वो इंटीमेट होता था। अभीक उससे इंटीमेट बिल्कुल ऐसा होता है जैसे उसके ऑफिस का कोई काम हो जो उसे पूरा करना हो है, और बाद में वो उसको ऐसे छोड़ के सो जाता। कहने को तो अजीब होगा, लेकिन आदवी को तो भी लगता था कि उसके साथ कोई इंसान नहीं, रोबोट है। कोल्ड स्वेट स्माइल मुझे भी लिखते वक्त अजीब लग रहा है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। कैसा बंदा है यार अभीक, क्योंकि हर कपल के लिए ये पल बहुत स्पेशल होता है जब वो एक दूसरे में खोए हुए होते हैं, लेकिन आदवी को तो इस पल में कोई इमोशन ही नहीं दिखते जो उसके लिए स्पेशल हो। और ये बात आदवी को हमेशा से अंदर ही अंदर मारती थी कि कोई उसे सिर्फ खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा है और छोड़ दे रहा है। और ऐसा नहीं था कि वो अभीक के बारे में जानने की कोशिश नहीं करती थी, वो अभीक से जुड़ी हर बात जानने की कोशिश करती, जैसे उसको क्या खाना अच्छा लगता है, उसको कैसे लोग पसंद हैं, उसके शौक क्या हैं और आदि, जो अभीक से जुड़ी हुई थी। और वो अभीक के लिए वो सब करती भी, लेकिन अभीक था कि कभी उसको ठीक से रिस्पॉन्स ही नहीं देता था। वो बस अपने पत्थर जैसी आंखों से उसको देखता और अपनी ठंडी आवाज़ में कहता कि आदवी को उसके लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आदवी हार नहीं मानती थी। लेकिन होता है ना कि इंसान कोई काम करे और कोई उसको सराहना भी ना करे, और उसके काम को कोई फल भी ना मिले, तो फिर वो उस काम को करना छोड़ देता है। और ऐसा ही आदवी के साथ हुआ। वो सब कुछ करती है, लेकिन अभीक का सही रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से उसने भी अब वो सब छोड़ दिया और फिर से खुद पर ध्यान देने लगी। लेकिन वो अपनी पत्नी होने के सारे धर्म निभाती थी, वो उसको नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन इस बार अभीक पहले वाले अभीक से कुछ अलग था, मतलब उसकी उन पत्थर जैसी आंखों में कुछ तो अलग था।
पहले अगर अभीक उसको ऐसा दिखता तो वो उसके पास आता, लेकिन अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, लेकिन उसको कहता कुछ नहीं और छेड़ना वो तो बहुत दूर की बात है। और नहीं तो उसको इग्नोर करके चला जाता है, लेकिन इस बार तो अभीक उसको टीज कर रहा है और अभीक उसको जिस तरह से छू रहा था वो तो उसके शरीर में रोंगटे पैदा कर रहा था। वो ये सब सोच रही थी कि उसे फील होता है कि अभीक ने उसे अपनी गोद में उठा लिया है। वो होश में आके अभीक से हदबदाहत में कहती है कि आप क्या करें हैं, छोड़िए मुझे। अभीक, और ना छोड़ूं तो क्या करोगी? मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन प्लीज़ अभी के लिए छोड़ दीजिए, सब इंतजार कर रहे होगे, मैं माँ को बोल कर आई हूँ, नहीं जाऊंगी तो वो दांत टटेगी। अभीक, तुम नीचे नहीं जाऊंगी, मैंने खाना ऊपर ही मंगवा लिया है, तो चुपचाप यहीं पे बैठी रहो। आधवी सर हिलाती है, फिर वो वहाँ से क्लोजट रूम की तरफ बढ़ने लगती है तो अभीक उसको कहता है ऐसे ही यहाँ पे बैठी रहो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। आधवी को भी अब गुस्सा आता है क्योंकि वो ऐसे तो नहीं बैठ सकती थी, तो वो थोड़ी सी ऊंची आवाज में पागल वागल नहीं हो गया जो ऐसा बोल रहे हो, मैं बिना कपड़ों के केस यहाँ पे बैठ सकती हूँ। फिर जब वो अभीक का चेहरा देखती है तो सॉरी 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 3 बार बोल के क्लोजट रूम में भाग जाती है। अभीक, तुम बस बाहर आओ फिर तुम्हें बताता हूँ, कह के उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है और वो भी ताज़ा होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद आधवी एक गुलाबी और सफ़ेद रंग का प्लाजो और सूट पहन के आती है जिसमें वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आधवी बाहर आती है कि तभी कोई कमरे के डोर को नॉक करता है, तो बाहर जाके देखती है एक नौकरानी खाने की ट्रॉली लेके खड़ी है, तो वो उसे ले लेती है और उसको जाने का बोल के खुद कमरे के अंदर आ जाती है। फिर वो खाने की ट्रॉली लेके सामने रखे काउच पर जाके बैठ जाती है और अभीक का इंतज़ार करने लगती है। आधवी को भूख तो बहुत लगी थी क्योंकि सुबह जब से उसे होश आया था तो उसने कुछ भी खाया नहीं था, लेकिन फिर भी वो अभीक का इंतज़ार करने लगती है। करीब 10 मिनट बाद अभीक ताज़ा होके आता है। आधवी उसको देखती है लेकिन प्रतिक्रिया कुछ नहीं करती। अभीक ने सिर्फ ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था और उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था। वो वैसे ही आके आधवी के बाजू में जाके बैठ जाता है। आधवी दोनों के लिए खाना निकलने लगती है और अभी उसको देखने लगता है। आखिरी खाना निकल के अभीक को देती है या फिर खुद का खाना खाने लगती है। अभीक अपने खाने के प्लेट को देख के शायद तुम कुछ भूल रही हो। आधवी, नहीं तो सब कुछ तो है। अभी सुबह तुमने मुझे कैसे खाना खिलाया था, बिल्कुल वैसे अभी भी खिलाओ। आधवी ये सुन के उसकी तरफ देखती है और कहती है आप छोटे बच्चे नहीं हैं जो मैं आपको खिलाऊं, और मुझे भी खाना खाना है तो मैं कैसे आपको खिलाऊं। अभी सिंपल मुझे भी खिलाओ और खुद भी खाओ। आधवी उससे ज़्यादा बहस नहीं करती और उसे खिलाने लगती है और खुद भी खाती है। ऐसे दोनों अपना खाना खाते हैं। फिर आधवी ट्रॉली को लेके जाने वाली होती है कि अभीक उसको कहता है बाहर रखो, दो नौकर आके ले जाएगा। दूसरी उसकी बात सुन के सर हिला देती है और ट्रॉली को बाहर रख देती है। अब कमरे के अंदर आके देखती है कि अभीक बिस्तर के एक तरफ अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे किए हुए लेटा है। वो भी अब साइड में जाके लेट जाती है। तब अभीक उसको अपने एक हाथ से अपनी तरफ खिंचता है तो आधवी एक गहरी सांस लेती है और वैसी ही लेती रहती है। अभीक उसको पीछे से अपने बाहों में भर लेता है। तो आधवी की लाइट बंद कर दीजिए। तो अभीक उसको देखते हुए अपने एक हाथ से लाइट ऑफ कर देता है और आधवी को अपनी बाहों में लेके सो जाता है। आधवी भी उसकी बाहों में सो जाती है क्योंकि उसको बहुत नींद आ रही थी। सुबह के 5 बजे आधी की नींद खुलती है क्योंकि उसको सुबह उठने की आदत थी। वो खुद को किसी की बाहों में जकड़ा हुआ पाती है तो देखती है उसके पति ने उसको जकड़ा रखा है। वो अब कल रात के बारे में सोच रही थी अभीक कैसा व्यवहार कर रहा था। वो अभीक का चेहरा देखती है जो सोते समय भी एकदम कोल्ड नजर आ रहा था। वो उसके हाथ को अपने कमर से हटाती है, फिर वो उसको ठीक से सुला के खुद ताज़ा होने चली जाती है। वो फ्रेश होके आके बालकनी में जाती है और वहाँ जाके वो योगा करने लगती है क्योंकि उसकी आदत थी सुबह उठ के योग करने की। वो अपना वर्कआउट करके वापस रूम में जाती है कि तभी किसी से टकरा जाती है जो और कोई नहीं अभीक था, जो उसके साथ उठा था पर अपने जिम के लिए चला गया था। उसने अभी भी सिर्फ ट्राउज़र पहनना हुआ था जिसमें वो बहुत हॉट लग रहा था।
लेकिन हमारी आधवी उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उसको देख के जाने लगती है। अभीक उसको पकड़ के दीवार से चिपका देता है और पूछता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? आधवी, नहीं, बस मैं तो नहाने जा रही थी, क्योंकि मैं अभी वर्कआउट करके आई हूँ। तो अभीक उसको गोद में उठा के चलो साथ में नहाते हैं। तो आधवी उसकी बात सुन के हदबदाहत में, नहीं, मुझे नहीं नहाना, प्लीज़ आप दूसरे बाथरूम में चले जाएं। लेकिन अभीक उसकी एक नहीं सुनता और उसे लेके बाथरूम में चला जाता है। चैप्टर 5, अभीक और आधवी का बाथरूम रोमांस। आधवी को अभीक अपने साथ बाथरूम में लेके जाता है, आधवी के मना करने पर भी। बाथरूम में जाके वो आधवी को अपनी गोद से नीचे उतारता है। उसने दरवाज़ा पहले ही बंद कर दिया था ताकि आधवी भाग ना सके, और दरवाजे के सामने ही खड़ा था। आधवी उसके भारी भरकम शरीर के सामने खड़ी थी। अंतिम ध्यान से अपने पति को देखती है कि अभीक का शरीर उसके शरीर से 3 गुना ज़्यादा भारी होगी, और ऊपर से अभीक वो एब्स जो आधवी के गले को सुखा रहे थे। फिर आधवी अपने मन में कहती है, मैंने तो कभी इनको इतने ध्यान से देखा ही नहीं है, इनके पास इतनी परफेक्ट बॉडी है जिसे किसी भी लड़की का दिल अजाए। और जबकि ये तो कहते हुए उससे गाल लाल हो जात है, तभी उसको अपने ऊपर कुछ ठंडा ठंडा फील होता है, जो और कुछ नहीं, अभीक के शावर चालू करने से उनके ऊपर गिर रहा पानी था। अभीक उसको खुद से चिपका लेता है और उसको देखता है। आधवी ने एक सफ़ेद गीली टी शर्ट पहन ली थी और नीचे ब्लैक ट्राउज़र पहनी हुई थी। पानी गिरने की वजह से उसकी वो टी शर्ट उससे चिपक गई थी, जिस वजह से उसका बॉडी शेप साफ साफ दिख रहा था और अभीक को एक चीज़ आकर्षित कर रही थी। आखिरी अभीक को जब ऐसे दखती है तो उसको शर्म आ जाती है। आधवी अपना एक हाथ अभीक की आंखों पर रख देती है क्योंकि उससे बहुत शर्म आ रही थी। अभी जब देखता है कि आधवी के मुलायम हाथ उसकी आंखों पर हैं तो वो उसके हाथ को अपने हाथ में लेके अपने होठों से उसे छू लेता है, जिसे आधवी की एक सिसकी निकल जाती है। अभी उसके हाथ को चूमते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगता है। आधवी आंखें बांध करके ये सब महसूस कर रही थी जो वो पिछले जन्म में बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो सोचती है, क्या अभीक भी मर के लौटे है? लेकिन अगर ऐसा होता तो अभीक उससे नफरत करते, लेकिन ना कि उसके साथ ये सब, क्योंकि वो सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ था। मेरी वजह से मेरा परिवार मारा गया था। लेकिन इस बार वो इससे ज़्यादा वो सोचती कि तभी उसे महसूस होता है कि उसकी टी शर्ट उसकी बॉडी से अलग हो गई है, और एक ख्याल पल भर में छू हो जाता है और वो खुद को सिर्फ अपने इनर में पाती है, लेकिन उसने नीचे पहनना हुआ था। वो अभीक को देखती है जो उसमें खोया हुआ था, तो वो भी इस पल को जीने के लिए उसका साथ देने लगती है, क्योंकि एक समय पे वो भी यह पल जीना चाहती थी, लेकिन उसने अभीक के व्यवहार की वजह से वो इच्छा अपने मन में दबा ली थी। लेकिन इस बार शायद वो अपने पति का प्यार और साथ पा सकती है, क्योंकि अभीक के बदलाव का कारण कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसको ये वाला अभीक पसंद था जो उसको सच में अपनी पत्नी की तरह ट्रीट कर रहा था, ना कि किसी खिलौने की तरह। अभीक ने उसकी गर्दन में अपनी गर्दन घुसा दी, उसके गले पर बाइट्स कर रहा था, जो आधवी को मीठा एहसास दे रहा था। इस एहसास के लिए तो आधवी तड़पती थी, यही एहसास, यही मीठी सी तड़प है, सब कुछ तो वो अभीक के साथ जीना चाहती थी। फिर अभीक उसके गर्दन में से अपना सर निकल के उसके होठों को देखता है जो एकदम चेरी चेरी डे से थे। अभीक उसके होठों को देखते हुए, अभीक, वाइफी तुम्हारे होंठ बिल्कुल चेरी चेरी की तरह है। आधवी जिसका एक हाथ अभीक के कंधे पर और एक हाथ उसके सिर के पीछे था, जो उसके बालों को सहला रहा था, वो उसकी बात सुन के शर्मा जाती है और अपने पलकों को नीचे कर लेती है, और अपने मन में खुश भी होती है क्योंकि उसका पति उसकी तारीफ जो करता रहा था। तब भी अभीक उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है और उसको पैशनेट होके किस करने लगता है। आधवी, जिसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे प्रतिक्रिया करे, क्योंकि उनके बीच ऐसी चुंबन तो पहले हुई ही नहीं थी। फिर भी वो अपने हाथों को अभीक सर के पीछे ले जाके उसके बाल को सहलाने लगती है और उसको वापस किस भी करती है। दोनों एक दूसरे को शॉवर के नीचे भीगते हुए एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। आधवी को जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो अभीक को धक्का देने लगती है, तो अभीक उसको छोड़ देता है। अभी उसके होठों को छोड़ के उसको दिखता है जो पानी ठंडा होने की वजह से कनप रही थी। वो आधवी को कमर से उठाता है और उसके पैर को अपनी कमर पे लपेट लेता है और उसको दीवार से चिपका देता है।
और उसके इनर की एक स्ट्रेप को नीच करके वहां पे हकीज देने लगता है। और अभी तक अपनी सांसों को ही संभाल रही थी क्योंकि अभीक ने इतना तेज ऐसा किया कि उसको पता ही नहीं चला अभीक के इस एक्शन के बारे में। अभीक उसको ऐसे ही लेके बाथटब में भेज जाता है। आदवी अपना सिर ऊपर करके अभीक को देखती है तो उसके गाल शर्म से लाल टमाटर की तरह हो गए थे, क्योंकि अभीक की आंखों में उसको अपने लिए साफ साफ वासना नजर आ रही थी। लेकिन फिर उसके मन में क्या इस बार भी अभीक उसे अपनी वासना को पूरा करेगा या उन दोनों के बीच प्यार होगा? जैसे दूसरे पति और पत्नी की बिच होता है कि तभी उसे अभीक की आवाज़ आती है जो उसे कहता है कि तुम बार बार कहाँ खो जाती हो वाइफी, ये हमारा वक्त है तो तुम्हें सिर्फ मुझ पर ध्यान देना चाहिए। कह के वो आदवी के बचे कपड़े निकलने लगता है कि आदवी उसको रोकते हुए क्या कर रहे हैं अभीक, अब तक मैं क्या कर रहा था? दूसरी उसकी बात सुन के शौक हो जाती है और यहाँ वहाँ देखने लगती है। फिर वो अपनी लड़खड़ाती जबान में प्लीज़ यहाँ नहीं। अभीक, क्यों? आदवी, क्योंकि मैं असहज थी बस। अब वो कैसे कहती कि उसको बहुत शर्म आ रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उजाला था और इस तरह से उजले में हम खुद अपने शरीर को देख के असहज होते हो तो आदवी भी हो रही थी और प्लीज़ वाली नज़रों से उसको देखती है। अभीक, ठीक है लेकिन रात को तैयार रहना, बोल के वो आदवी को फिर से अपनी गोद में उठाता है और उसको बाथटब से बाहर लाके उसको वॉश बेसिन में बैठ के उसको तौलिए से साफ करने लगता है। तो आदवी लगभग उससे तौलिया छीनते हुए मैं कर लूँगी। तो अभीक उसको अपनी ठंडी नज़रों से देखता है तो आदवी अपना सर नीचे कर लेती है। अभीक उसको साफ करता है और साफ करते समय जगह जगह छूता भी है जिससे आदवी खुद में ही सिमटी जा रही थी। फिर अभीक वही अपना ट्राउज़र उतारता है जिससे आदवी की तो आंखें ही बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपनी आंखों पर अपने हाथ रख लेती है जो अभीक बहुत ही प्यारी हरकत लगती है उसकी। अभी उसको ऐसे देखते बॉक्सर भी उतार देता है और वही तुवाल अपने कमर पर लपेट लेता है और आदवी को दूसरा तुवाल देते हुए जल्दी अपने गिले कपड़े चेंज करो और बाहर आ जाओ वरना ठंड लग जाएगी। बाकी अपने चेहरे से हाथों को हटाती है और तुवाल ले लेती है। अभीक उसके सामने ही खड़ा था तो वो आप बाहर जाओ ना। अभीक, नहीं। आदवी, तो मैं कपड़े कैसे बदलूंगी? अभीक अब पीछे घूम जाता है और उसकी पीठ अब आदवी की तरफ थी। आदवी ये देख के फटाफट कपड़े उतार के अपने ऊपर तुवल लपेट लेती है और वो धीमे कदमों से जाने वाली होती है क्योंकि वो अभीक से बचना चाहती थी। तभी अभीक, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दरवाज़ा नहीं खुलेगा और उसकी तरफ देखता है जो सिर्फ एक तौलिया में खड़ी थी। वो उसके पास जाके उसको अपनी गोद में उठा लेता है और क्लोजेट की तरफ लेके चला जाता है। वहाँ जाके वो आदवी को एक क्रीम कलर का सूट ले देता है और फिर उसे अपना क्लोजेट दिखाते हुए अब तुम मेरे लिए कपड़े निकालो यहाँ से। आदवी का तो अब सर ही फूटने वाला था क्योंकि ये सब तो उसके के लिए कुछ ज़्यादा ही बदल गया था और अभीक तो कुछ ज़्यादा ही बदल गया था। उसको लग रहा था कि कहीं मैं पैरेलल यूनिवर्स में से तो ये वाला अभीक नहीं आया है ना और यहाँ का अभीक वहाँ चला गया हो। लेकिन फिर वो अपना सिर झटकते हुए अभीक को कपड़े निकाल कर देती है जो एक काली शर्ट, काली पैंट और काला कोट था, क्योंकि अभीक पास काले कपड़ों के अलावा कुछ था ही नहीं। अभी वो कपड़े ले लेता है और कमरे में चला जाता है। तो आदवी राहत की सांसें लेती हुई अच्छा है कि इन्होंने कपड़े मेरे सामने नहीं बदले। फिर वो अपने कपड़े पहनने लगती है। करीब 5 मिनट के बाद वो तैयार होके बाहर आती है और देखती है कि अभीक मिरर के सामने खड़े होके खुद को तैयार कर रहा है तो वो भी जाके मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और खुद को तैयार करने लगती है। वो खुद के बालों को पहले सूखती है फिर उनको खुला छोड़ देती है और फिर अपनी मांग में जैसे सिंदूर भरने जाती है तो अभीक उसके हाथ से सिंदूर लेके अपने हाथ से उसके माथे में सिंदूर लगा देता है और बाद में वहाँ राख मंगलसूत्र को भी पहनना देता है। फिर आदवी खुद के हाथों में चूड़ियाँ पहन लेती है जो सुबह निकल दी थी क्योंकि वो शोर कर रही थी। बस इतने में आदवी का श्रृंगार हो जाता है, लेकिन इस सादगी में भी वो कहर था रही थी। फिर अभीक उसको सोफे पर बैठा देता है जहाँ उसने दोनों के लिए ब्रेकफास्ट मंगा रखा था। तो आदवी और अभीक नाश्ता करते हैं। आज भी आदवी अभीक को अपने हाथों से खिलाती है। फिर दोनों एक साथ नीचे आते हैं जहां सब बैठे थे और अभी नाश्ता ही कर रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड। अभीक का पुनर्जन्म नहीं हुआ है लेकिन उसका व्यवहार क्यों ऐसा है वो तो बाद में पता चलेगा, अभी तो कहानी शुरू हुई है।
क्योंकि अभीक का व्यवहार और अभीक खुद एक रहस्य है और कहानी का प्लॉट भी अभीक खुद ही है। कहानी उसके रहस्यमय व्यवहार के बारे में ही है जो आदवी को कभी समझ नहीं आया। अब उसकी पत्नी ही नहीं समझ सकती है तो हम क्या है समझ गए। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। लेकिन चिंता मत करो, सब धीमे धीमे समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ रीबॉर्न फॉर हर मिस्टीरियस हस्बैंड।